हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का पेपर, जो कि 2021 का पेपर है। ऑनलाइन मोड जो एग्ज़ाम हुई थी उसका है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि भले वो ऑनलाइन वाले पेपर हो या फिर ऑफलाइन वाले पेपर हो, आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन करके ही एग्ज़ाम में जाना है। अगर आप सारे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाने वाला है और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो सोशल साइंस सबको मोस्टली हार्ड लगता है, तो इसलिए हम सोशल साइंस का ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मोस्टली जो डिमांड है वो हिंदी में है, तो हिंदी ही स्टार्ट करते हैं। तो एक जो शिक्षक है या फिर शिक्षिका है, उन्होंने क्या किया है, अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। अगर श्याम, सुल्ताना और जो नैन्सी की लगभग समान लंबाई है और समान वजन है, तो वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है क्योंकि इन लोग के हाइट भी सेम है, लंबाई भी सेम है, वज़न भी सेम है, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीनों में से कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट वन, मंगल, शुक्र और बुध। ये तीनों की जो लंबाई है और जो वज़न है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, तो ये मंगल, शुक्र और बुध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोब की अगर यहाँ पे बात करें तो ये 6th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन है और हर साल उस चैप्टर से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना। तो यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो अगर आपने सेकेंड चैप्टर देखोगे ना, तो बीच में एक लाइन होती है, ठीक है, मतलब कि इस तरफ डे होगा और इस तरफ नाइट होता है। तो ये जो लाइन है ना, नेचुरली यहाँ पे बनती है, जो डे और नाइट को क्या करती है, विभाजित करती है। तो ए जो है वो एकदम सही है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब कि ए जो है बिल्कुल सही है और बी जो है बिल्कुल गलत है, मतलब कि इसका आंसर है फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर की अगर हम बात करें तो नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है अटलांटिक महासागर के बारे में। ये भी 6th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, बिल्कुल गलत। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो पैसिफिक ओशन है ना। यह लगभग वृत्ताकार है और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। नेक्स्ट, इसकी तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित एवं अनियमित है। मेरियाना गर्त इस महासागर में स्थित है। तो अगर हम बात करें मरियाना गर्त की, तो ये तो पैसिफिक ओशन में है ना। और अटलांटिक ओशन की बात करें तो ये वृत्ताकार आकार में नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में थर्ड जो है आंसर सही है। इसकी जो तट रेखा है ना, बहुत कैसी है, अधिक दंतुरित, मतलब कि स्टेबल नहीं है, ठीक है। एकदम उसको बनाया गया है ठीक ठाक, बट जिसकी जो तट रेखा है वो अच्छे से नहीं है, ठीक है, इंडेंटेड है और इर्रेगुलर है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है इसके बारे में। मानचित्र में प्रयोग होने वाले रूढ़ प्रतीक होते हैं, मतलब कि कन्वेंशनल सिंबल यूज्ड इन अ मैप आर, ठीक है, 34। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वे प्रतीक जो क्षेत्र के किसी विशिष्ट समाज द्वारा प्रयुक्त होते हैं, ये ऐसे प्रतीक हैं जिनके माध्यम से केवल भू आकृतिक लक्षणों को दर्शाया जा सकता है, या फिर वो ऐसे प्रतीक हैं जिनके माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं को और प्रशासनिक खंडों को दर्शाया जा सकता है, या फिर वे ऐसे प्रतीक हैं जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, ठीक है। तो इसका जो कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो कन्वेंशनल का मतलब होता है कि ये कन्वेंशनल मैप का इस्तेमाल किस में होगा,
जिनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है। ठीक है, सिंबल ऑन विच देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग देयर यूजेस। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 जो है वो 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है। ठीक है, क्वेश्चन है उच्च ज्वर के संबंध में यहाँ पे ए और बी पर हमको विचार करना है। ठीक है, यहाँ पे कथन ए और कथन बी दिया हुआ है। कथन ए ये बोल रहा है कि जब उच्च ज्वर आता है तो ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुँचाते हैं और जहाज़ को बंदरगाह तक पहुँचाने में सहायक होते हैं। ये तो सही बात है ना। जब उच्च ज्वार आएगा तो मतलब वेव्स जो होते हैं, समुद्र की लहरें भी जोर जोर से आएंगी, तो जोर जोर से आएंगी तो जहाज़ भी आराम से मूव करके अपने बंदरगाह तक पहुंच जाएगा, है ना। सेकंड देखते हैं, ये मछुआरे के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां जो होती हैं वो उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब ज़ोर ज़ोर से समुद्र की लहरें आएंगी, आगे की तरफ लहरें आएंगी, तो जो मछलियाँ होती हैं वो भी आगे की तरह ही होंगी, यहाँ पे सारी मछलियाँ आ जाएंगी। तो मछुआरों को पकड़ने के लिए उच्च ज्वार बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि ए कथन सही है और बी गलत है, ये सेकंड वाला। ठीक है, 35 का आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। ए सही है और बी गलत है। थर्ड वाला आंसर सही है। ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये मछलियाँ वाला भी 7th की ज्योग्राफी का ही है। नेक्स्ट देखते हैं 36 वाला क्वेश्चन। वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, वायु दाब का मतलब क्या होता है? एयर प्रेशर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। तो आपके लिए 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक एक चैप्टर उसका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये जो वायु दाब के संदर्भ में कौन सा आंसर सही है? तो 4th वाला आंसर बिल्कुल सही है। जो वायु दाब होता है ना, वो निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, और उच्च दाब जो होता है ना, स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा होता है। मतलब कि अगर जिस दिन उच्च दाब होगा उस दिन आपका आकाश कैसा रहेगा? एकदम क्लीन रहता है। ठीक है, बट जब निम्न दाब होता है ना तो आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं और मौसम भी एकदम बादल बादल वाला होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है एकदम सही स्टेटमेंट है एयर प्रेशर के बारे में। अगर आपको ना एक एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ये मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 37 का। अमेज़न बेसिन में पाए जाने वाला ब्रोमीलायड क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th की ज्योग्राफी का ही है। तो अमेज़न में जब पाए जाने वाला ब्रोमीलायड है ना, वो क्या है? एक प्रकार का आहार है, एक प्रकार के कीड़े मकोड़े की प्रजाति है, या फिर पेड़ पौधों की प्रजाति है, या फिर घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है उसको बोला जाता है ब्रोमीलायड। तो किसको बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो टोटली सही है इसके बारे में। ये एक प्रकार का क्या होता है? पौधे की पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, पौधा है एक प्रकार का ब्रोमीलायड जो क्या करता है? पत्तियों में अपना जल संचलित करता है। जैसे कि कैक्टस वगैरह पानी को स्टोर करते हैं ना, वैसे ये भी क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। 37 का आंसर है आपका थर्ड वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 38 वाला। मुझे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत पसंद है, जो बड़े बड़े होते हैं ना उसको देख के ही मैं डर जाती हूँ। ठीक है, तो जो स्टैक होता है ना वो किसकी अप्रदन की वजह से होता है? तो ये भी 7th की स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पवन के वजह से स्टैक बनता है, हिमनद के वजह से,
समुद्र तरंग के वजह से या फिर नदी के वजह से। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्री तरंग। ठीक है, स्टैग जो होता है वो समुद्री तरंग के वजह से बनता है। ठीक है, 39 जो है 39 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, ये भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। सुनामी तरंगों के संबंध में कथन ए और कथन बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए की अगर हम बात करें, ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो जब भी ज्वालामुखी आएगी ना, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, सुनामी तरंगों को भी क्या करता है, उत्पन्न करता है। मतलब कि ए जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए गलत है। अब सेकेंड वाला देख लेते हैं। सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है कि जो तटीय क्षेत्र है ना, उसमें क्या होता है, जल में तेजी होने लग जाती है। तेजी मतलब क्या होती है, जल में तेजी से क्या होती है, कमी होती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठती है। तो यस, बी वाला तो बिल्कुल सही है और ये 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। मतलब कि ए गलत है, बी सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज टोटली करेक्ट फॉर 39। ठीक है, चलिए देखते हैं 40 वाला क्वेश्चन। अब मैं आपको ये बात बता दूं और ये बात जान के आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 है, एयर के बारे में। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो वापस से यहाँ पे कथन ए और कथन बी दिया है, दोनों के बीच में हमको क्या करना है, देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे वायुमंडल के परत के बारे में दिया है और 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन से वायुमंडल पे ये सूट होता है वो हमको बताना है। फर्स्ट जो है, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी अत्यधिक तीव्र से बढ़ता है। ओके, ए तो सही है ना। अगर हम बात करें फर्स्ट लेयर की, फर्स्ट लेयर कौन सा होता है, फर्स्ट लेयर की बात ही नहीं यहाँ पे हुई है, ट्रोपोस्फियर की बात ही नहीं है। सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर। तो अगर हम ट्रोपोस्फियर को छोड़ दें तो बाकी जितने भी परत हैं उसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या होता है, तापमान तो बढ़ता ही है ना। यह परत रेडियो संचार में मदद करती है, रेडियो संचार में मदद करती है। उसमें क्या होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, सैटेलाइट वगैरह भी यहीं पे भेजे जाते हैं। तो ये कौन सा तरंग, कौन से परत की बात हो रही है? ठीक है, तो ये बात हो रही है हमारे बाह्य मंडल की। किसकी बात हो रही है? बाह्य मंडल की। ठीक है, तो ये भी 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का ही है। तो जो बाह्य मंडल है इसमें ही क्या होता है, रेडियो संचार पाया जाता है और तापमान भी अधिक क्या होता है, तीव्रता से बढ़ता है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो टोटली करेक्ट है। चलिए देखते हैं 41 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किनको सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए? सतत पोषणीय विकास, फर्स्ट है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। B1 पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। C1 इस प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना। और D वाला है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, है ना। तो देखो, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना, हम लोग को मतलब विकास के सिद्धांत को बताना है ना। तो देखो, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, ये एक सही आंसर है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, ये एक अच्छा उदाहरण है। और मानव जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना, मतलब A, B, D इज़ द करेक्ट। इसमें से C जो है वो गलत है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन का उपयोग एकदम से बंद तो हम लोग नहीं कर सकते, है ना। अब जो फल फ्रूट ग्रो हो रहे हैं उसका इस्तेमाल तो हमको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सड़ जाएंगे, है ना। सो A, B, D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखते हैं 42 क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। ठीक है, तो खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मतलब कि
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स आर करेक्ट? खनिज जो होता है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये तो सही है ना, क्योंकि जो भी मिनरल्स है नेचुरल होते हैं, उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। सेकंड की अगर हम बात करें, अभ्रक और क्रोमाइट अलोह खनिज है। अभ्रक मतलब माइका एंड क्रोमाइट्स आर नॉन फेरस मिनरल्स। तो देखो माइका जो है वो नॉन फेरस है, पर जो क्रोमाइट है वो नॉन फेरस नहीं है। ठीक है। सी की अगर हम बात करें, जो खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं उन्हें विवृत खनन द्वारा निकाला जाता है। एकदम सही बात है। खनिज जो होते हैं अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब कि उसको हम लोग वापस से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, है ना। तो ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। बी वाला जो है वो गलत है। ये 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर 4 ACD इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 43 वाला क्वेश्चन। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। ये भी है 7th स्टैंडर्ड, नहीं ये है 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 है ये। ठीक है। वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव, जनक शैल, जलवायु, समय। तो इसका आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। जैसे कि देखो, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, ठीक है, तो फर्स्ट का क्या है, वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो कहाँ पाएंगे, कहाँ मिलेंगे आपको, मृदा में, है ना। मृदा में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ह्यूमस निर्माण की दर होती है। सेकंड जो है जनक शैल। जनक शैल का मतलब होता है मृदा का रंग और गठन करना। ठीक है। जलवायु का मतलब क्या होगा, जलवायु मतलब अपक्षय की दर, और समय का मतलब क्या होगा, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई। मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ टोटली करेक्ट फॉर द 43। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है 43 के लिए। चलिए देखते हैं 44। परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। मतलब कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एस्पेक्ट्स ऑफ नेचुरल गैस एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। चलिए देख लेते हैं 44 का आंसर। ये आसानी से पाइपलाइन के ज़रिए परिवहनीय है। ये तेल और कोयले को अपेक्षा अधिक स्वच्छ हैं। पूरी दुनिया में समान रूप से इसका वितरण है। तो कौन सा पक्ष सही है भाई, हमको बताना है ना। ठीक है, देखिए तो सी वाला जो है वो पूर्ण रूप से गलत है। क्यों? क्योंकि मिनरल्स जो है ना, कोई भी मिनरल, सिर्फ मैं प्राकृतिक गैस की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी मिनरल जो है ना वो पूरी दुनिया में समान रूप से विवरण नहीं हुआ है, उसका वितरण नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं हुआ है। ठीक है। तो फिर कौन सा सही है? अगर हम प्राकृतिक गैस की बात करें तो आसानी से पाइपलाइन के ज़रिए उसका परिवहन कर सकते हैं हम लोग। और जब प्राकृतिक गैस है वो तेल और कोयले के अपेक्षा ज़्यादा स्वच्छ है। सो ए भी सही है, बी भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ टोटली करेक्ट। ये 8th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का है। ठीक है। और अगर आप देखोगे ना तो मोस्टली सारे क्वेश्चन हमने अभी तक ज्योग्राफी का ही किया है ना। हिस्ट्री का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है हिस्ट्री का, 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। उपनिषेध में किसके बारे में बातें होती है। ठीक है। 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का पूरा एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। पूरा हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। तो उपनिषेध का मतलब क्या है, उपनिषेध में किसके बारे में बातें हो रही है, किसके बारे में हो रही है, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन उसमें किया गया है। सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जो भी विचार जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण किया गया है।
तो अगर आप उपनिषद का टॉपिक पढ़ोगे ना, ये सेकंड या थर्ड ही है, इसमें ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों की बात हो रही है, सामान्य वार्तालाप के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है, आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का विवरण हुआ है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बी सी इज़ टोटली करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं 46 क्वेश्चन नंबर। पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विभेद करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब कि जो कंकाल मिला है वो पुरुष का है या फिर महिला का, इसका पता हमें किसके थ्रू लग सकता है। तो फर्स्ट है पहने हुए आभूषणों पर, क्योंकि वो महिला को दर्शाता है, पर पहले के टाइम पे जो पुरुष होते थे वो लोग भी आभूषण पहनते थे, तो इससे पता नहीं लगाया जा सकता कि ये लड़का का है या फिर लड़की का। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। हड्डियों की संरचना पर, क्योंकि बड़े कुल्हे की हड्डी एक पुरुष को दर्शाती है, ये गलत है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो पुरुष होते हैं उनकी कुल्हे की हड्डी पतली होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, है ना। जो उनका कमर होता है वो कम होता है, और जो फीमेल होती है उनका जो कुल्हे की हड्डी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो साथ में दफनाए गए हथियारों पर, क्योंकि यह पुरुष को दर्शाता है, तो हथियार जो थे पहले के टाइम पे महिलाओं लोगों के पास भी होता था। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो टोटली करेक्ट है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनके कुल्हे की हड्डी की जो संरचना होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, अगर किसी फीमेल के इतना बड़ा कुल्हड़ है तो मेल का इतना ही होगा। तो हड्डियों से पता लगाया जा सकता है कि यह पुरुष का है कंकाल या फिर महिलाओं का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं 47 वाला क्वेश्चन। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार क्या था, मतलब अकबरनामा में सूबेदार लोग क्या काम करते थे वो बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है राजनीतिक और सैनिक कार्य करते थे, या फिर राजनीतिक और वित्तीय कार्य, केवल राजनीतिक या फिर केवल धार्मिक। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वन, राजनीतिक और सैनिक कार्य दोनों करते थे ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला। बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारण है, मतलब बंगाल का जो लैंग्वेज है वो बंगाली है, हाँ? तो वो विकसित होने के कारण क्या है, वाणिज्यिक समझौते या फिर राजनीतिक समझौते। ठीक है, तो केवल ए, केवल बी, या फिर ए बी दोनों, या फिर ए बी दोनों, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही आंसर है। ए और बी दोनों ही क्या है, कारक है बंगाली को एक क्षेत्रीय भाषा बनाने के रूप में। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। अब बात करते हैं हम लोग 49 की। महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया है, किस पे विरोध किया है वो बताना है। ठीक है, कि जो महाराष्ट्र का कवि है उन्होंने विरोध किया है सभी प्रकार के कर्म कांडों का, या जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, परिवार के साथ रहने के विचार का। तो जो महाराष्ट्र के संत कवि जो थे ना, उन्होंने ए और बी पे क्या किया है, विरोध किया है, मतलब सभी प्रकार के कर्म कांडों का विरोध किया है, और जन्म पर आधारित जो सामाजिक अंतर थे, कि राजा का बेटा राजा, या फिर चपरासी का बेटा चपरासी, है ना, या फिर जो अमीर है वो लाइफ टाइम अमीर, जो गरीब है वो गरीब। तो ये जो जन्म के आधार पर जो ऊंचा नीचा बनाया गया, वो उनका उन्होंने क्या किया, विरोध किया है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं 50 क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक दिन में हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट जो 20 है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था, ये आपको बताना है। कि 19वीं सदी में पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर, या आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, या फिर कश्मीर के बकरवाल, या फिर कुल्लू के गद्दी। तो सही आंसर जो है, कश्मीर के जो बकरवाल थे ना, वो क्या करते थे, बकरियों का पालन करते थे।
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और PYQ सॉल्व भी करना, उसके आंसर्स भी आप कमेंट सेक्शन में देना, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन।